ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम साथ मिलकर सरलता से सीखने का प्रयत्न करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जिसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको 3 शब्द दिए गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अगर हम इन 3 शब्द के विषय में समझ लें तो इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्न को हम सरलता से हल कर पाएंगे। तो आइए अपने पहले शब्द ग्लोब से हम प्रारंभ करते हैं कि ग्लोब कहते किसे। ग्लोब की जो परिभाषा दी गई है एनसीईआरटी के बुक में वो इस प्रकार है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप यानी मॉडल है जिस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को सही आकृति यानी शेप में दर्शाया गया है। अब ग्लोब क्या है? तो ग्लोब इज अ रियल मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब पृथ्वी की वास्तविक प्रतिरूप है जिस पे देशों यानी कंट्रीज, महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स और महासागरों यानी ओशंस को उनकी वास्तविक आकृति शेप में दर्शाया गया है। अब आइए हम ग्लोब को देखते हुए ग्लोब को समझने का प्रयत्न करते हैं। आखिर ग्लोब को वास्तविक प्रतिरूप क्यों कहा जाता है पृथ्वी का? तो आप ध्यान से देखें, गौर से देखें तो देखेंगे कि इसका जो शेप है, जो ग्लोब का शेप है, वो हूबहू पृथ्वी के समान ही है। जैसे पृथ्वी है वैसे ही ग्लोब की भी आकृति है, यानी इसकी भी आकृति भूआभ है। इसके पहले के अध्याय में हमने चर्चा किया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, बल्कि दोनों ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है, जिसके आकृति को, आकार को हम भूआभ कहते हैं। तो ग्लोब का भी जो आकृति है वो भूआभ है। दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व की ओर यानी घड़ी की सुइयों के गति करने के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। उसी प्रकार ग्लोब को भी हम पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करा सकते हैं। यही कारण है कि इसे पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप यानी मॉडल कहा जाता है। तो आइए कुछ बातें आगे हम करते हैं। ग्लोब के बाद अब हम थोड़ी चर्चा अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे करेंगे। उसके बाद हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे अक्षांश व देशांतर पे चर्चा कर सकूं। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए ग्लोब को समझने के बाद हम थोड़ी चर्चा अक्षांश व देशांतर रेखाओं पे कर लेते हैं। अब हमने ग्लोब का निर्माण तो कर लिया, परंतु समस्या ये उत्पन्न हो रही थी कि पृथ्वी जैसे बड़े गोलाकार पिंड पे अगर किसी एक बिंदु, किसी एक निश्चित स्थान पे जाना, माना कि वो बिंदु ये है, तो बिना अभी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखा ग्लोब पे खींची नहीं गई है। मान लो कि ये ग्लोब है, ठीक है, उस पे एक बिंदु है। मैं आपसे कहूं कि आपको इस बिंदु पे जाना है, तो आपके मन में क्या आएगा? आप कैसे जाएंगे? क्या कोई रास्ता, क्या कोई लोकेशन, क्या कोई दिशा आपको समझ में आ रही होगी? नहीं। गोलाकार पिंड पे किसी भी स्थान, एक निश्चित स्थान पे जाना बिना अक्षांश और देशांतर रेखाएं के जाल के खींचे काफी मुश्किल कार्य था। इसीलिए इस समस्या के हल के लिए भूगोलवेत्ताओं ने ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची
जिनमें कुछ लेटी हुई रेखाएं थी, जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। यहां मैं कुछ लेटी रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं खींचता हूं। ये लेटी हुई रेखाएं खींची गई ग्लोब पे और इसे अक्षांश रेखा कहा गया, यानी लेटीट्यूड लाइन कहा गया। और इसको आगे इस पे हम चर्चा करेंगे कि इसको डिग्री में खींची गई और प्रत्येक लेटीट्यूड का एक डिग्री होता है। यहाँ हम समझने के लिए इसको कुछ लेटर से डिनोट कर लेते हैं। माना ये लेटीट्यूड ए, ये लेटीट्यूड बी, ये लेटीट्यूड सी, ये लेटीट्यूड डी, ये लेटीट्यूड ई और ये लेटीट्यूड एफ। अब आइए हम एक अन्य डायग्राम को लेके इस पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींचते हैं, जिसे देशांतर रेखा कहा जाता है। ये हमने कुछ लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींची और ग्लोब पे भी ऐसी लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींची गई। इसको हम कुछ नंबर से डिनोट कर लेते हैं, जैसे ये लॉन्गिट्यूड 1, लॉन्गिट्यूड 2, लॉन्गिट्यूड 3, लॉन्गिट्यूड 4 और लॉन्गिट्यूड 5। अब आइए एक और डायग्राम में हम इन दोनों लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक साथ मर्ज करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे लेटीट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन, जो कि ग्लोब पे एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, को एक साथ मर्ज करके देखते हैं। ए लेटीट्यूड, बी लेटीट्यूड, सी लेटीट्यूड, डी लेटीट्यूड और ई लेटीट्यूड। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड 1, लॉन्गिट्यूड 2, लॉन्गिट्यूड 3 और लॉन्गिट्यूड 4। अब मान लिया जाए कि हमें इस बिंदु पे जाना है, तो ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं, लेटी हुई काल्पनिक रेखाएं जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और खड़ी काल्पनिक रेखाएं जिसे देशांतर रेखा कहते हैं, के खींच जाने से अब हमारे पास इस बिंदु पे जाने के लिए एक प्रॉपर रास्ता मिल गया, कोऑर्डिनेशन मिल गया। जैसे ये बिंदु अब बी अक्षांश रेखा यानी बी लेटीट्यूड लाइन और 3 यानी तीसरे देशांतर रेखा पे अवस्थित है, और अब हम यहाँ आसानी से जा सकते हैं। तो ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई लेटी हुई अवस्था में और खड़ी अवस्था में, जिसे अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। और इनकी सहायता से हम पृथ्वी पे किसी भी स्थान पे आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये हमें पथ प्रदर्शक यानी रास्ता या मार्ग बताने का कार्य करती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पश्चात हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए हम अपना कदम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अक्षांश रेखा को और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ मैं सब टॉपिक लिख लूं। विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर और
अक्षांश रेखाएं। तो अब हम विषुवत यानी इक्वेटर और अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। अब विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर क्या होता है? इसके पहले हमने देखा कि ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं जो लेटी हुई अवस्था में है जिसे अक्षांश, और जो खड़ी हुई अवस्था में उसे देशांतर कहते हैं। अब हम अक्षांश रेखा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो एक डायग्राम से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लूं। ये हमने एक डायग्राम लिया जो ग्लोब है। इस पे सर्वप्रथम हमने बीचों बीच एक रेखा ड्रॉ की जो एक वृत्त है, गोलाकार है। मतलब बताने का प्रयत्न करूं, ये आप देख रहे होंगे। तो अपना जो विषुवत वृत्त है वो यहाँ, ये विषुवत वृत्त है और ये चारों तरफ, मतलब ग्लोब के चारों तरफ इसे खींचा गया काल्पनिक रेखा है। इसीलिए इसे इक्वेटर या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। विषुवत वृत्त इक्वेटर, इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। अब ग्लोब पे पहली जो अक्षांश रेखाएं खींची गई वो थी 0 डिग्री रेखा, जिसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। अब ये जो रेखा है ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। जैसे पहला जो विषुवत रेखा के उत्तर में जो स्थित है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और विषुवत रेखा के जो दक्षिण में आधी जो पृथ्वी है उसको कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अपना जो 0 डिग्री अक्षांश है जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित गोलार्ध को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसके पश्चात विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर कुछ और अक्षांश रेखाएं खींची गई, जिसे उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हमारा विषुवत वृत्त और इसके समानांतर अन्य अक्षांश रेखाएं खींची गई। ये हमारा 20 डिग्री अक्षांश, ये 40 डिग्री अक्षांश, ये 80 डिग्री अक्षांश, ये 20 40, ये 60 डिग्री अक्षांश, ये 80 डिग्री अक्षांश, और ये हमारा 90 डिग्री अक्षांश। और सेम यहाँ 20 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश, 80 डिग्री अक्षांश, और ये हमारा 90 डिग्री अक्षांश। अब ये जो विषुवत वृत्त है
इसे मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर दूं ताकि और अच्छे से पता चलेगा। ये जो ब्लैक कलर की रेखा है ये विषुवत वृत्त है जिसे 0 डिग्री से डिनोट किया जाता है। अब इसके उत्तर में अन्य अक्षांश रेखाएं खींची गई जो कि 90 डिग्री तक जाती हैं, यानी विषुवत वृत्त के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और विषुवत वृत्त के नीचे यानी दक्षिण भाग में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई। तो कुल मिला के अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पे खींची गई, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो ऊपर 90 यानी विषुवत वृत्त से ऊपर 90 प्लस विषुवत वृत्त से नीचे 90 और +1 एक विषुवत वृत्त। तो कुल मिला के अगर कुल अक्षांश रेखाएं पूछा जाए तो वो हो जाएंगी 19, 180 और +1 180। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री अंतराल पे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो उसका उत्तर होगा 89 + 1 यानी 179 अक्षांश रेखा है, क्योंकि यहाँ जो उत्तरी ध्रुव पे जो अक्षांश रेखा है और दक्षिणी ध्रुव पे जो अक्षांश रेखा है वो एक बिंदु के समान हो जाती है, ना कि रेखा के समान। इसलिए 1 डिग्री अंतराल पे अगर पूछा जाए कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो उनकी संख्या हो जाएगी 179। तो आइए कुछ और बात हम चर्चा करते हैं। तो हमने विषुवत वृत्त के ऊपर यानी उत्तरी भाग में और विषुवत वृत्त के नीचे यानी दक्षिण भाग में कुल 90 और 90 अक्षांश रेखाएं खींची। तो और हमने विषुवत वृत्त के जो उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा है उसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं और विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर के दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उसे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 20 डिग्री अक्षांश पे कोई स्थान है और 20 डिग्री अक्षांश पे यहाँ भी कोई स्थान है, जैसे ये स्थान A और ये स्थान B। अब चूंकि दोनों की अक्षांश रेखा की जो स्थिति है वो समान है 20 डिग्री है, तो अगर मुझे A पे जाना हो तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे जाऊं? इस समस्या के समाधान के लिए विषुवत वृत्त से जो उत्तर के अक्षांश है उसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं और विषुवत वृत्त के जो नीचे यानी दक्षिण की ओर जो अक्षांश रेखा है उसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी यहाँ जो A है, लोकेशन A है, उसकी स्थिति क्या है तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहाँ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये जो B लोकेशन है इसकी स्थिति क्या है तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस अनुसार विषुवत वृत्त के ऊपर यानी उत्तर की ओर जितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उसको उत्तरी अक्षांश या 20 डिग्री उत्तर अक्षांश, 40 डिग्री उत्तर अक्षांश, 60 डिग्री उत्तर अक्षांश, 80 डिग्री उत्तर अक्षांश और उत्तरी ध्रुव कहते हैं और विषुवत वृत्त के नीचे के सारे अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अब आइए विषुवत वृत्त के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिसके विषय में हम चर्चा कर लें। उसके पश्चात हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और पृथ्वी के तापीय कटिबंध के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए इक्वेटर के पश्चात हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के विषय में चर्चा करते हैं। एक और डायग्राम में ड्रॉ कर लूं, उसके पश्चात हम इस संबंध में अच्छे से समझ पाएंगे। हमने इसके पहले विषुवत वृत्त और कुछ अक्षांश रेखाओं के विषय में जाना। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे।
तो विषुवत वृत्त के उत्तर में 23.5 डिग्री पे जो अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। और पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं, उसके बाद एक साथ अच्छे से समझ पाएंगे। ये सारी जो अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं भी चर्चा करूंगा, वो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। तो जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ आप ब्लैक कलर से जो देख पा रहे होंगे, ये अपना इक्वेटर है, यानी विषुवत वृत्त है। इससे ऊपर यानी उत्तर दिशा में कर्क 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और विषुवत वृत्त या अक्षांश विषुवत वृत्त के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पे जो अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर जो 66.5 डिग्री पे अक्षांश रेखा खींचा गया है उसको कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त, यानी आर्कटिक सर्कल। और विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर जो 66.5 डिग्री पे अक्षांश रेखा खींची गई है उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी एंटार्क्टिक सर्कल। इसके पश्चात दो और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो हैं वो हैं 90 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। तो कुल मिला के हमारी जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं वो 0 डिग्री यानी विषुवत वृत्त और 23.5 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी मकर रेखा। उसके पश्चात 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर जो स्थित है अक्षांश रेखा उसे कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। और वही विषुवत वृत्त से जो दक्षिण दिशा में 66.5 डिग्री पे अक्षांश रेखा उपस्थित है उसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। उसके पश्चात विषुवत वृत्त से
ऊपर यानी 90 डिग्री उत्तर में जो अक्षांश रेखा है उसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और यानी इसे यहाँ उत्तर और दक्षिण में पोल स्थित है यानी ध्रुव स्थित है, तो इसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। अब इसके पश्चात हम पृथ्वी की महत्वपूर्ण ताप कटिबंध को जानने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें ये रेखाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पश्चात हम आगे चर्चा करेंगे पृथ्वी की तापीय कटिबंध पे। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए इसी में एक छोटा सा और टॉपिक बच रहा है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद पृथ्वी की महत्वपूर्ण ताप कटिबंध के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण जाने पे इनका जो आकार है वो घटता जाता है। आइए मैं डायग्राम के मदद से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। यहाँ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके पश्चात यहाँ 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ इक्वेटर 0 डिग्री यानी विषुवत वृत्त। तो इस डायग्राम से अगर समझने का प्रयत्न करें तो 0 डिग्री यानी विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर या भूमध्य रेखा से अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं यानी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो अक्षांश वृत्त है या अक्षांश रेखा है उनका आकार क्या है तो छोटा होता जाता है। जैसे ये 20 डिग्री है, 0 डिग्री सबसे बड़ा, 20 डिग्री उससे छोटा, 40 डिग्री उससे छोटा, 60 डिग्री उससे छोटा, 80 डिग्री और छोटा और 90 डिग्री जाते जाते जो विषुवत वृत्त है वो केवल एक डॉट के समान हो जाता है या डॉट के आकार का हो जाता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त से हम उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो हमारा जो अक्षांश रेखाओं का आकार है वो क्या होता है तो घटता जाता है। तो आप इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम पृथ्वी के तापीय कटिबंध पे चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम देशांतर रेखा और समय और
मानक समय की ओर बढ़ते हुए इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। पहले हमने ग्लोब और उसके बाद अक्षांश रेखा के बारे में जाना। तत्पश्चात हमने महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में ज्ञान अर्जित किया। अब आइए हम पृथ्वी के ताप कटिबंध के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं। पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है, उन्हें महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो हैं वो विभाजित करती हैं। तो आइए सबसे पहले हम उष्ण कटिबंध के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन किसे कहते हैं। तो पहले डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो 0 डिग्री है यानी विषुवत रेखा है, यानी 0 डिग्री अक्षांश है, उससे 23.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तर की ओर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है, उसके मध्य भाग में आप जो शेडिंग देख रहे होंगे, और विषुवत रेखा से दक्षिण दिशा में यानी 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है उसको मकर रेखा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के यानी 0 डिग्री के 23.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तर में कर्क रेखा तक, और विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण यानी मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। अब आइए अपने दूसरे ताप कटिबंध की ओर हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण जो यहाँ शेडिंग था, इसे हमने उष्ण कटिबंध कहा यानी ट्रॉपिकल जोन कहा। उसके ऊपर 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक जो अक्षांश है, यानी इसका विस्तार जो है अक्षांश रेखाओं का, यानी कर्क रेखा, और ऊपर 66.5 डिग्री पे जो उत्तर ध्रुव यानी आर्टिक सर्कल है, उस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं उत्तर में। और दक्षिणी गोलार्ध में सेम उसी प्रकार मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्कल के मध्य का जो भाग है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेकर उत्तर ध्रुव वृत्त रेखा तक का जो क्षेत्र है उसे शीतोष्ण क्षेत्र, और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक यानी अंटार्कटिक सर्कल तक का जो क्षेत्र है उसे शीतोष्ण कटिबंध के कहा जाता है या उसके अंतर्गत रखा गया है। इसके पश्चात हम आखिरी जो पृथ्वी का तापीय कटिबंध है, जिसे शीत कटिबंध कहा जाता है यानी फ्रिजिड जोन कहा जाता है, उसके विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं कि शीत कटिबंध किसे कहा जाता है और पृथ्वी पे किस क्षेत्र को हम किस अक्षांश के मध्य शीत कटिबंध का विस्तार पाया जाता है। तो ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है यानी आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ जो नॉर्थ पोल है यानी जो 90 डिग्री अक्षांश है, उस क्षेत्र को हम इस क्षेत्र को शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। सेम उसी प्रकार यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ये जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है यानी अंटार्कटिक सर्कल है उसके, और ये जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जो साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव है, उसके मध्य के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं दक्षिणी ध्रुव में। तो इस प्रकार हमने देखा कि पृथ्वी पे जो ताप कटिबंध है वो 3 भाग में बटे हुए हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध आखिर किसे कहते हैं, तो उष्ण कटिबंध का विस्तार 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है। आखिर इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं,
तो आइए एक एग्जाम्पल से समझने का हम प्रयत्न करते हैं। ये हमारा ग्लोब है जो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप यानी मॉडल है। अब मैं इस फोन से अगर लाइट जलाऊं तो ये लाइट जो है इक्वेटर पे पूरे अच्छे से फैल रहा है, जबकि उत्तर और दक्षिण की ओर जाते जाते ये जो प्रकाश है वो मंद पड़ जा रही है। इसी प्रकार सूर्य की किरण जो है इक्वेटर पे दिन में एक बार पूरी इक्वेटर के ऊपर आती है और वहां अच्छे से प्रकाश देती है, जबकि उत्तर भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर सूर्य का प्रकाश अच्छे से नहीं पहुंच पाता, जिस कारण इक्वेटर पे प्रकाश अधिक मिलने के कारण इक्वेटर से यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे यानी मकर रेखा तक के जो भाग होता है उसको उष्णकटिबंध कहते हैं। इसके पश्चात 23.5 डिग्री यानी उत्तर कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त यानी आर्टिक सर्कल के मध्य का जो क्षेत्र है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ सूर्य का प्रकाश अच्छे से नहीं पहुंच पाता, इसीलिए यहाँ उष्ण और शीत दोनों मिलके शीतोष्ण बन जाते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी यही स्थिति रहती है, जबकि शीत कटिबंध पूरा 66.5 डिग्री यानी उत्तर ध्रुव वृत्त यानी आर्टिक सर्कल और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी एंटार्क्टिक सर्कल के मध्य पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है आप देख रहे होंगे कि यहाँ सूर्य का प्रकाश एकदम नाक के बराबर पहुंचता है, इसीलिए इस क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं यानी फ्रिजिड जोन कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी पोल यानी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के मध्य का जो क्षेत्र है उसे शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पश्चात हम अब देशांतर रेखा या देशांतर को समझने का प्रयत्न करेंगे।